नमः शिवाय साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग मुराल पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड मुराल पेंटिंग्स बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, जो कि GS1 पेपर का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड इन जनरल भी लाइक वी शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मुराल पेंटिंग्स, क्योंकि मुराल पेंटिंग्स एक काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हमको काफी जगहों पे मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलता है, इंडिया में भी एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। लाइक यूरोप में भी अपने को देखने को मिलता है, इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो लाइक मेक्सिको। तो मुराल पेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मुराल पेंटिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मुराल पेंटिंग्स। तो पहले एक मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि हम लोग बेसिकली इस लेक्चर में मुराल पेंटिंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, सो दैट एक रोड मैप हम समझ लेते हैं। फिर हम एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो मुराल पेंटिंग्स में सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये मुराल पेंटिंग्स आखिरकार होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, व्हाट आर दीज मुराल पेंटिंग्स। उसके बाद एक बार अपने को पता चल जाएगा कि मुराल पेंटिंग्स होती क्या है, हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर है, इट इज इन हिस्ट्री ओनली, लाइक एंशंट हिस्ट्री। सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम बहुत अच्छे से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पूर्वज थे हजारों साल पहले भी वो मुराल पेंटिंग्स का यूज करते थे। एंड उसके एविडेंसेस अपने को देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो सब हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुराल पेंटिंग्स हम देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स। मुराल पेंटिंग्स को बनाने की अलग अलग टेक्निक्स होती है, लाइक लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुराल पेंटिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। टेक्निक्स एंड मटेरियल्स, इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए कौन से मटेरियल्स यूज करे जाते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे, टेक्निक्स एंड मटेरियल्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थीम्स एंड फंक्शंस। एक्चुअली जो भी पेंटिंग्स होती है वो किसी ना किसी थीम पे आधारित होती है। कोई भी पेंटिंग होती है वो कुछ ना कुछ बताना चाहती है, वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करती है। इट इज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तो मुराल पेंटिंग्स में भी अलग अलग थीम्स की पेंटिंग्स अपने को देखने को मिलती है फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। वो हम डिस्कस करेंगे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से अपने को थोड़ा आइडिया लगेगा कि जो मुराल पेंटिंग्स हैं वो अलग अलग थीम, क्या क्या थीम पे आधारित है। एंड वहीं से अपने को सिग्निफिकेंस के बारे में पता चलेगा। एंड सिग्निफिकेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुराल पेंटिंग, कि मुराल पेंटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी आपका यही टेस्ट करेगा। लाइक यूपीएससी ऑलवेज ट्राइज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मुराल पेंटिंग, सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट, ये हम डिस्कस करें। एंड फाइनली हम लोग इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन। तो ये हमारा रोड मैप होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि मुराल पेंटिंग का मतलब क्या होता है। तो बहुत ही मैं आसान भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा आपके साथ। तो जब भी हम मुराल पेंटिंग की बात करेंगे, आपको एक चीज याद रखनी है कि मुराल पेंटिंग का मतलब होता है वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग्स को ही हम मुराल पेंटिंग्स कहते हैं। तो वॉल पेंटिंग का मतलब ऐसी पेंटिंग जो दीवारों पे हम देखते हैं ना, दीवारों पे पेंटिंग्स होती है या सीलिंग पे पेंटिंग होती है, तो उनको हम वॉल पेंटिंग कहते हैं। तो मुराल पेंटिंग का मतलब होता है वॉल पेंटिंग्स। तो यहाँ से अपने को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चल गया कि मुराल पेंटिंग का मतलब वॉल पेंटिंग होता है, मैं अपने आंसर को बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पाऊंगा, क्योंकि एक पिक्चर क्रिएट हो गई ना। मतलब मुझे लॉजिकली मैं काफी सारी चीजें सोच पा रहा हूँ। वॉल पेंटिंग का मतलब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि इट इज रिलेटेड टू केव पेंटिंग। और जब भी मैं केव पेंटिंग की बात करूंगा तो मेरे दिमाग में अजंता केव्स तो सबसे पहले आएगा। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज डिकोड करते जाएंगे, तो लिंकिंग कर करके आंसर को एक्सप्रेस करते जाएंगे। और वही आपको एग्जाम में भी करना है। तो मुराल पेंटिंग का मतलब होता है वॉल पेंटिंग्स। अब कोई भी पेंटिंग होती है तो बेसिकली पेंटिंग इज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तो जब भी हम पेंटिंग की बात करते हैं तो हम, या कोई भी आर्ट की बात करते हैं, तो आर्ट बेसिकली एक एक्सप्रेशन ही तो है। तो पेंटिंग इज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन।
जहाँ पे कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं बट हम उसको वर्बली ना कह के एक आर्ट के फॉर्म में कह रहे हैं, एक हम कुछ ना कुछ मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं बट यूजिंग आर्ट। सो पेंटिंग इज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तो जब भी मैं मुराल पेंटिंग्स की बात करूंगा तो वॉल पेंटिंग्स होती है, एंड सिंस इट्स अ पेंटिंग, वो एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। हर एक पेंटिंग कुछ ना कुछ कहना चाहती है, वो क्या कहना चाहती है वो सब हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। एंड मुराल पेंटिंग के बारे में एक और अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक एंशियंट आर्ट फॉर्म, इट्स एन एंशियंट आर्ट फॉर्म। एंशियंट आर्ट फॉर्म अभी हम देखेंगे कि ये इतना पुराना है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी अपने को पेंटिंग्स पाई गई है, मुराल पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स। तो वॉल पेंटिंग एक बहुत ही पुरानी एक्टिविटी है। हजारों साल पहले के लोग भी वॉल पेंटिंग करते थे, लाइक मुराल पेंटिंग करते थे। तो ये एक एंशियंट आर्ट फॉर्म है, ये मॉडर्न आर्ट नहीं है, ये एंशियंट आर्ट है। तो मुराल पेंटिंग वॉल पेंटिंग होती है, इट्स एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, इट्स एन एंशियंट आर्ट फॉर्म। एंड इसकी अगर मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ, तो एक तो ये जो भी पेंटिंग्स हैं ये कुछ ना कुछ नरेटिव्स हैं, लाइक इट इज एक्सप्रेसिंग अ स्टोरी, नरेटिव्स। सो ये जो भी पेंटिंग है, दे आर some kind of a narrative, a story. They are trying to tell a story, like about a daily life activity या फिर कोई religious activity. एंड मुराल पेंटिंग की एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वाइब्रेंट कलर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप मुराल पेंटिंग्स को, जरूर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा उसको सर्च करना यूट्यूब पे या गूगल पे, मुराल पेंटिंग के एग्जाम्पल्स आप देखना। तो आप देखोगे कि उसमें बहुत ही कलरफुल होती है वो। तो जितने भी आपकी ये मुराल पेंटिंग्स हैं जो एंशियंट आर्ट फॉर्म है, या जो हम केव्स में देखते हैं, दे मेक यूज ऑफ वाइब्रेंट कलर्स। सो दीज आर वाइब्रेंट कलरफुल पेंटिंग्स which is having a narrative, which is trying to express a narrative. It's an artistic expression, these paintings. And they have integrate designs. Integrate designs का मतलब कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, मतलब छोटी छोटी कंपोनेंट्स को मिला मिला के ये पेंटिंग्स बनाई गई है। सो दीज पेंटिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। तो हमने कुछ बेसिक आइडिया, अंडरस्टैंडिंग अपने को पता चला मुराल पेंटिंग के बारे में। तो जब भी मैं मुराल पेंटिंग की बात करता हूँ तो मुझे बिल्कुल बात समझ में आ जाती है कि मैं वॉल पेंटिंग की बात कर रहा हूँ। और जब पेंटिंग, इट्स एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, और ये एक एंशियंट आर्ट फॉर्म है, बहुत ही पुराना है। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी अपने को देखने को मिलती है ये पेंटिंग। हर एक पेंटिंग का एक थीम है, एक नरेटिव है, like it's trying to communicate a story. And these paintings are made up of vibrant colors. These are colorful paintings and they have intricate design, मतलब कॉम्प्लेक्स पैटर्न से ये पेंटिंग्स बनती है। तो हमारा जो भी रोड मैप था, तो हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं आपको ना बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। अब आंसर राइटिंग डेफिनेटली आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको मुराल पेंटिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दे रहा हूँ। अब डेफिनेटली जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके हिसाब से आप इन पॉइंट्स को यूज करके अपने वर्ड्स में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुराल पेंटिंग की हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे कि ये जो भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, ये पेंटिंग लोगों ने कब बनाना शुरू किया। तो जो अपनी ये मुराल पेंटिंग है, इसकी प्री हिस्टोरिक ओरिजिन्स भी मौजूद है। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो जब मुराल पेंटिंग हैज प्री हिस्टोरिक ओरिजिन, तो प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या है पहले वो देखते हैं, फिर हम इस पॉइंट पर डिस्कस करें। तो मैं पहले आपको प्री हिस्टोरिक का मतलब समझा देता हूँ। तो प्री हिस्टोरिक बेसिकली ऐसा टाइम होता है इन हिस्ट्री, एक ऐसा पीरियड जिसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं। टाइम इन हिस्ट्री बिफोर इवेंट्स वे डॉक्यूमेंटेड। बेसिकली आइडिया ऐसा है ना कि जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो अपने को बस उतनी हिस्ट्री पता है जिसका डॉक्यूमेंटेशन करा गया है, या जिसके अपने पास एविडेंसेस हैं, कुछ रिटर्न में अपने पास कुछ स्क्रिप्चर्स वगैरह मौजूद हैं। बट इस धरती पे तो लोग कितने ही हजारों, दसियों हजार साल से रह रहे हैं, बट उसका तो रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन अभी मौजूद नहीं है ना। तो उसी को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो व्हाट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड? Prehistoric period is that period of history, or that period in history where events are not documented or not written down.
तो उसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक मतलब आप मान के चलो कि बहुत ही पुराना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो की बात हो रही है। तो उस टाइम पे भी अपने को ये मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलती थी। तो उतने पुराने लोग, 10,000 साल पुराने जो लोग थे, वो भी मुराल पेंटिंग्स करते थे। तो अपने जमाने के जो वहां पे केव्स होते थे, यहाँ पे वो लोग रहते थे। पहले घर वगैरह तो कुछ होता नहीं था। सारा देखो आइडिया क्या है, इट इज द सर्वाइवल। तो लोगों का बस तीन काम होते थे भाई। एक उनको खाना के लिए हंट करते थे ताकि पेट भरा रहे, प्लस प्रोटेक्शन के लिए कुछ वो पहनते थे, जो भी क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के जो भी स्किन होते थे उससे वो कपड़े बनाते थे। एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए वो लोग हट वगैरह या जो केव्स थे उसके अंदर वो लोग रहते थे। 10,000 साल जो प्रिमिटिव मैन है या जो अर्ली मैन था, तो वो लोग, उन लोगों ने भी पेंटिंग्स करी थी, वॉल पेंटिंग्स, उसी को तो मुराल पेंटिंग्स कहते हैं। उनके पास करने को कुछ होता नहीं था, फ्री रहते थे, तो वो पेंटिंग्स करते थे। तो मुराल पेंटिंग्स हैज गॉट अ प्री हिस्टोरिक ओरिजिन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से अपने को एक पता चलता है कि 10,000 साल पुराने जो लोग थे, क्योंकि वहां पे तो एवोल्यूशन कुछ हुआ ही नहीं था ना, वो तो अर्ली मैन थे, वो लोग भी पेंटिंग्स करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। तो मुराल पेंटिंग के बारे में अब हम फटाफट कुछ अच्छी अच्छी बातें डिस्कस कर लेते हैं विद रिगार्ड्स टू प्री हिस्टोरिक ओरिजिन। तो मुराल पेंटिंग हैज प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग। तो जो केव, जो गुफा गुफा की जो दीवारें होती है, जो सीलिंग होती है, उस पे पेंटिंग्स पाई गई है विच इज ऑफ प्री हिस्टोरिक ओरिजिन। तो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स, दीज आर मुराल पेंटिंग्स ओनली। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दीज एग्जांपल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम प्री हिस्टोरिक ओरिजिन की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि मुराल पेंटिंग की प्री हिस्टोरिक ओरिजिन है, तो मुझे प्रूफ करना है ना। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दैट? तो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे अभी प्रेजेंट करता हूँ। तो पहला एग्जांपल है लेस्काउस केव्स इन फ्रांस। तो फ्रांस में लेस्काउस केव्स है, वहां पे अपने को मुराल पेंटिंग्स पाई गई है एंड इट इज बिलीव दैट इट हैज अ प्री हिस्टोरिक ओरिजिन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एंड इंडिया का एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, ये मध्य प्रदेश में है इन इंडिया। सो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स कि हमने प्रूफ देखे, लाइक एग्जांपल्स देखे, लाइक भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में भी जो मुराल पेंटिंग्स पाई गई है, इट इज बिलीव दैट इट इज ऑफ अ प्री हिस्टोरिक ओरिजिन। एंड ये जो प्री हिस्टोरिक ओरिजिन वाली पेंटिंग थी, तो अब हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि 10,000 साल पहले जो लोग थे या 5,000 साल पहले जो लोग थे, अर्ली मैन, वो लोग क्या पेंट करते थे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तो वो हम देखते हैं। तो ये जो पेंटिंग्स अगर हम देखें, तो दीज पेंटिंग्स, पेंटिंग्स ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ प्री हिस्टोरिक ओरिजिन्स, इन इन केव्स में जो पेंटिंग्स हैं, दे डिपिक्टेड सीन्स ऑफ, सो दे डिपिक्टेड सीन्स ऑफ हंटिंग एनिमल्स एंड डेली लाइफ। तो 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले जो लोग थे, वो लोग डेफिनेटली हंट तो करते ही थे ना, क्योंकि एग्रीकल्चर भी, आप कहोगे कि एग्रीकल्चर भी आ गया था, तो लोगों को फार्मिंग करनी आती थी। तो बट वो प्रैक्टिस हाईली, इट इज डिपेंडेंट ऑन द फर्टाइल लैंड। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई फर्टाइल लैंड के ऊपर है, हर किसी को एग्रीकल्चर करना आता था। एग्रीकल्चर तो जो सिविलाइजेशन थी वो करती थी, जहाँ पे सिविलाइजेशन का मतलब क्या था कि लोग एक साथ रहते थे, कम्युनिटी थी, एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो लोग रहते थे। बट जो अर्ली मैन थे, वो तो टुकड़ों में रहते थे, वो तो वैंडर करते रहते थे, घूमते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो वो लोग प्राइम, लाइक उनका जो मेन था वो तो हंटिंग ही था। तो जो काम वो करते थे उसी को वो वहां पे प्रेजेंट करते थे, लाइक ड्रॉ करते थे वॉल में। तो हंटिंग, तो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स में अगर हम देखें, जो मुराल पेंटिंग्स है उसमें क्या क्या अपने को देखने को मिलता है, हंटिंग देखने को मिलती है, एनिमल्स के देखने को मिलते हैं, डेली लाइफ एक्टिविटीज देखने को मिलती है। तो यहाँ से अपने को सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है ना कि मुराल पेंटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। जो प्री हिस्टोरिक ओरिजिन वाली जो पेंटिंग्स है, इट क्लियरली, इट इज टेलिंग अस अबाउट अर्ली या प्री हिस्टोरिक पीपल, वो कैसे रहते थे, उनका कल्चर क्या था। सो मुराल पेंटिंग इज telling us about their culture, their lifestyle. So these scenes offering glimpses into their lives
एंड बिलीफ्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स। जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनका क्या बिलीफ सिस्टम था, वो कैसे रहते थे, उसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन मिल मिल जाती। तो ये तो था प्री हिस्टोरिक ओरिजिन्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंशियंट सिविलाइजेशंस, क्योंकि प्री हिस्टोरिक ओरिजिन के बाद टाइमलाइन में सिविलाइजेशंस की बारी आएगी ना, तो एंशियंट सिविलाइजेशंस। तो अगर मैं एंशियंट सिविलाइजेशंस की बात करूं तो डेफिनेटली इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, आपका इजिप्टियन सिविलाइजेशन है जहाँ पे पिरामिड्स, मम्मीज, वो सब अपने को देखने को मिलता है। तो इंटरेस्टिंगली मुराल पेंटिंग्स गॉट फ्लरिश्ड, क्योंकि जो इन सिविलाइजेशंस में अपने को देखने को मिला कि वहाँ के जो लोग थे, उस सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो मुराल पेंटिंग्स करते थे, वो लोग वॉल पेंटिंग्स करते थे। तो कुछ अगर मैं एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूं, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, यहाँ अगर आप कुछ अगर पिरामिड्स की डॉक्यूमेंट्रीज अगर आप देखते हो डिस्कवरी चैनल में, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, या अगर आप रियल में भी अगर आप जाके देखोगे पिरामिड्स में, तो वहां पे मुराल पेंटिंग्स आपको बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलेगा कि जो भी वहाँ पिरामिड्स के अंदर जो भी वहां पे वॉल है, वहां पे उन लोगों ने वॉल पेंटिंग्स कर रखी है, और इतने बारीकी से करी थी कि आज भी वो विजिबल है, वो फेड नहीं हुई। तो इजिप्ट के जो सिविलाइजेशंस थे, इजिप्टियन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो मुराल पेंटिंग्स करते थे, उसका एविडेंस अपने पास है। इसी तरीके से मेसोपोटामिया, फिर ग्रीस एंड रोमन सिविलाइजेशन, एंड इंडिया, इंडिया में आपका इंडस वैली। तो पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड एक तरीके से कवर हो गया ना, यूरोप भी कवर हो गया, इजिप्ट भी कवर हो गया, मिडल ईस्ट एंड इंडिया, एंड इसके अलावा भी जैसे और भी जितने भी सिविलाइजेशंस थे, वो लोग वॉल पेंटिंग्स करते थे, मुराल पेंटिंग्स करते थे। तो एंशियंट सिविलाइजेशन में भी अपने को एविडेंसेस मिले हैं कि दे लाइक पीपल यूज टू डू द मुराल पेंटिंग्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंशियंट सिविलाइजेशंस में रिलीजन का एक रोल था, एक इन्फ्लुएंस था, क्योंकि यहाँ पे लोग एक साथ रहते थे, एक कल्चर फॉलो करते थे, एक लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, तो एक बिलीफ सिस्टम भी फॉलो करते थे। वो लोग रिलीजन को भी फॉलो करते थे। रिलीजन का मतलब क्या है? सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम, सेट ऑफ आइडियोलॉजीज कि ये सही है, ये गलत है, ये करने से पाप लगेगा, ये करने से पुण्य लगेगा, आइडियोलॉजीज। या है ना, तो हर एक रिलीजन का अपना एक सेट ऑफ आइडियोलॉजीज होता है कि भाई हम ये नहीं खाएंगे, हम वेज खाएंगे, हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, या हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। सेट ऑफ आइडियोलॉजी, सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम। तो जितने भी सिविलाइजेशन थे, क्योंकि लोग साथ में रहते थे, तो अपने आप एक बिलीफ सिस्टम इनमें क्रिएट हुआ, एक लाइफस्टाइल क्रिएट हुई, एक कल्चर क्रिएट हुआ। तो रिलीजन पिक्चर में आया, जिसकी वजह से इनके टेम्पल्स हुआ करते थे। ये जितने भी सिविलाइजेशंस थे, वो गॉड को मानते थे। डेफिनेटली इनके गॉड अलग अलग, अब जैसे पिरामिड्स या जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो भी गॉड को मानते थे। ग्रीस वाले भी, अब रोमन में भी कितने सारे गॉड्स आप देखते हो ना। अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे बिफोर जीसस क्राइस्ट ऑल्सो कितने सारे आपको गॉड्स देखने को मिलते हैं यूरोपियन हिस्ट्री में, क्योंकि जीसस क्राइस्ट तो काफी हजारों साल बाद उन्होंने जन्म लिया था ना। क्योंकि ये सिविलाइजेशन तो 3000 बीसी, 2000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 2000 साल पूर्व, क्राइस्ट के पूर्व की ये सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो यहाँ के लोग, रोम के भी अलग अलग गॉड होते थे। अब बारिश का देवता है, या प्रकाश का देवता, है ना, ये सब माइथोलॉजी जिसको कहते हैं। अब हिंदू में भी अपनी कितने सारे गॉड्स हैं, तो हमारा एक अलग सेट ऑफ बिलीफ है, कल्चर है, हमारा कल्चर अलग है। इसी तरीके से ये सब लोग कल्चर इनका था, रिलीजन को ये फॉलो करते थे, तो इनके गॉड होते थे, और गॉड अगर होते थे तो इनका टेम्पल भी होता था। तो ये जितने भी सिविलाइजेशन के लोग थे, ये अपने अपने मंदिरों में, इनके जो भी टेम्पल्स होते थे, वहां पे ये मुराल पेंटिंग्स करते थे। इसके साथ साथ टॉम्स, क्योंकि ये लोग काफी जितने भी सिविलाइजेशंस थे, ये लोग स्ट्रक्चर्स बनाते थे। तो जो स्ट्रक्चर्स, जो टॉम्स होते थे, वहां पे भी ये मुराल पेंटिंग्स करते थे। एंड पैलेसेस। एंड मजे की बात है कि यहीं से, सिविलाइजेशन से ही तो किंग वाला सिस्टम आया, क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड में तो लोग साथ में रहते नहीं थे। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा रहता था कि भाई मुझे अपने आप को बचाना है, अपना पेट भरना है, हंटिंग करनी है।
फिर उन्होंने फैमिली बनाना शुरू किया, फिर लोग इकट्ठा हुए एंड कल्चर बनाया, सिविलाइजेशन बनाया। अब फिर कंसेप्ट आया किंग का, कि भाई इस सिविलाइजेशन को एक पर्सन लीड करेगा, ही विल बी द लीडर, ही विल बी द किंग। एंड फिर सिस्टम्स बनाए, टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया एंड एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाए, इकोनॉमी पिक्चर में आई, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। तो फिर पैलेस का भी कंसेप्ट आ गया कि भाई राजा का महल, तो वहां पे भी बहुत बड़े लेवल पे आपको मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। तो ये जितने भी एंशियंट सिविलाइजेशंस थे वहां पे भी मुराल पेंटिंग अपने को देखने को मिलती है। एंड ये जो एक्टिविटीज हैं, लाइक जो मुराल पेंटिंग्स अपने को टेम्पल्स में, पैलेसेस में, टॉम्ब्स में देखते हैं, वो डिपिक्ट क्या करता है, डिपिक्ट मतलब उसमें क्या है, क्योंकि उसमें जो होगा उससे अपने को पता चल जाएगा कि उस सिविलाइजेशन के लोग कैसे रहते थे, उनका क्या बिलीफ सिस्टम था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट डिपिक्ट्स। सो इट डिपिक्टेड रिलीजियस नैरेटिव्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वो मुराल पेंटिंग्स अगर आपने देखते हैं, एंशियंट सिविलाइजेशंस के लोगों ने जो मुराल पेंटिंग बनाई थी, इट डिपिक्ट्स रिलीजियस नैरेटिव्स। एंड यहाँ से अपने को बिल्कुल प्रूफ मिल रहा है कि इन सिविलाइजेशन के लोग रिलीजन को मानते थे, इनके गॉड हुआ करते थे, माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड सीन्स ऑफ पोर्टली लाइफ। तो ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है इन दी मुराल पेंटिंग्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने देखा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी मुराल पेंटिंग का एग्जिस्टेंस था, एंशियंट सिविलाइजेशन में भी हमने देखा कि मुराल पेंटिंग फ्लरिश करी। अब हम डिस्कस करेंगे मेडिवल पीरियड, तो मेडिवल एंड रेनाइजेंस। तो मेडिवल एंड रेनाइजेंस पीरियड में भी अपने को मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे तो मुराल पेंटिंग थ्राइव कर गई, मतलब नई नई टेक्निक से मुराल पेंटिंग बननी शुरू हो गई। क्योंकि हुआ ऐसा ना कि टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व करती गई, लोग साइंस के बारे में जानना शुरू किया, क्योंकि पहले के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। फिर लोगों ने साइंस में काफी सारी डिस्कवरीज करी एंड कुछ अच्छे अच्छे आर्टिस्टिक इक्विपमेंट्स, टूल्स भी उन्होंने बनाने शुरू किए, एंड उसको यूज कर करके, टेक्निक्स को यूज कर करके यहाँ के लोगों ने मुराल पेंटिंग्स बनाना शुरू किया, क्योंकि दिस इज द कल्चरल इवोल्यूशन। तो मुराल पेंटिंग से अपने को कल्चरल इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है, कि जो जो प्री हिस्टोरिक ओरिजिन वाली जो पेंटिंग है वो तो एकदम बेसिक टेक्निक से बनाई गई है, बट रेनाइजेंस पीरियड वाली जो पेंटिंग है, लाइक 1400 एडी टू 1650 एडी, ये जो टाइम पीरियड है, इस दौरान जो पेंटिंग्स बनाई गई, लाइक फ्रेस्को, अभी हम फ्रेस्को को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं, तो ये एक एविडेंस बताता है कल्चरल इवोल्यूशन या आर्टिस्टिक इवोल्यूशन, कैसे टेक्निक्स एंड टूल्स का भी इवोल्यूशन हुआ टाइम के साथ। तो मुराल पेंटिंग्स में इट स्टार्टेड फ्लरिशिंग टू द नेक्स्ट लेवल इन दिस पीरियड। एंड इसका एक एग्जांपल मैं प्रेजेंट करूंगा, दैट इज द फ्रेस्को। अब ये फ्रेस्को क्या मतलब क्या है देखते हैं। मुराल्स पेंटेड ऑन वेट प्लास्टर्स। पहले के लोग क्या करते थे, मुराल पेंटिंग्स को नॉर्मल दीवार पे पेंट करते थे, बट रिनाइजेंस पीरियड में यूरोपियंस ने एक नया टेक्निक आजमाया कि उन्होंने वेट प्लास्टर्स पहले बनाए एंड उस पे पेंटिंग करी। एंड उनका ये कहना था कि जब वो पेंटिंग सूखेगी, जब वो वेट प्लास्टर सूखेगा, तो वो पेंटिंग जम जाएगी उसके ऊपर, अच्छी बाइंडिंग होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। एंड ये जो फ्रेस्को टेक्निक है, आप देखोगे कि जितने भी उस जमाने के रिनाइजेंस पीरियड के जो चर्च है, उसमें आपको बहुत सारी फ्रेस्को पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो एग्जांपल है, दैट इज द चर्च एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। दीज आर द एग्जांपल्स। क्योंकि आइडिया ये है ना कि जैसे ही आपने मेडिवल पीरियड एंटर किया, तो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद ही तो क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। भाई लोगों ने जीसस क्राइस्ट की आइडियोलॉजी मानना शुरू किया, क्रिश्चियनिटी लोगों ने एज ए रिलीजन फॉलो किया, एंड बहुत सारे चर्च बनाए, एंड उसी चर्च ने राज किया। क्योंकि पहले तो किंग सिस्टम था, राजा रूलर था, वो क्या कहते हैं, रूल करता था कंट्रीज को, बट फिर चर्च ने रूल करना शुरू किया। तो काफी सारे जो चर्च हैं या जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, वहां पे आपको मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलेगी इन द मेडिवल एंड रिनाइसेंस पीरियड।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फ्रेस्को, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है ऑफ वॉल पेंटिंग, वेयर द पेंटिंग इज डन ऑन अ वेट प्लास्टर्स। फिर अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो फिर बात आएगी मॉडर्न एंड कॉन्टेम्पररी डेवलपमेंट्स। जो मॉडर्न हिस्ट्री है, या अभी जिस सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं, या जो प्रीवियस 2-3 सेंचुरीज हैं, उसमें मुराल पेंटिंग्स का क्या सीन रहा, लाइक वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो 20th सेंचुरी है, तो 20th सेंचुरी में मुराल पेंटिंग ने एकदम नया रुख अपना लिया। तो 20th सेंचुरी में कुछ बहुत पॉपुलर नाम, कुछ आर्टिस्टों के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डेगो राइवेरा, जोस क्लेमेंट ओरोस्को। तो ये कुछ आर्टिस्ट हैं, ये काफी पॉपुलर आर्टिस्ट हैं 20th सेंचुरी के, जिन्होंने मुराल पेंटिंग को ये लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। एंड इन्होंने काफी शानदार मुराल पेंटिंग्स बनाई, लाइक वर्ल्ड पेंटिंग्स बनाई विद द थीम्स, लाइक सोशल थीम। सोशल थीम का मतलब है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसको एक्सप्रेस करना, लाइक इक्वालिटी। अब प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो इनइक्वालिटी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, विमेन एक्सप्लॉयटेशन है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको एड्रेस करते हुई पेंटिंग्स बनाई। एंड पॉलिटिकल थीम्स पे पेंटिंग्स बनाई, क्योंकि 20th सेंचुरी में अपने को दो दो वॉर भी देखने को मिले, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। तो सोशल थीम्स एंड पॉलिटिकल थीम्स। एंड अभी अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें, क्योंकि अभी हम 21st सेंचुरी में तो जी रहे हैं, तो मुराल पेंटिंग डेफिनेटली ये इवॉल्व कर रहा है। इट इज स्टिल इवॉल्विंग, मुराल पेंटिंग इज इवॉल्विंग, इट इज एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स का आविष्कार हो रहा है क्योंकि अभी जो, अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें, तो जो सबसे अच्छा एक टेक्निक का जो अभी इवोल्यूशन हो रहा है, दैट इज द 3D पेंटिंग, 3D वॉल पेंटिंग। तो मुराल पेंटिंग अब 3D फॉर्म में आ गया। अब तो लोग अपने घरों में मुराल पेंटिंग्स करने लग गए। पहले तो राजा महाराजा अपने महल में कराते थे, तो लोग अपने इंटीरियर डिजाइनिंग बढ़िया बढ़िया 3D वॉल पेंटिंग को करा रहे हैं। पता चला अपने बच्चों के रूम में उन्होंने पूरा सोलर सिस्टम बना दिया 3D, उसमें लाइटिंग इफेक्ट्स दे दिए। तो अब तो ये मुराल पेंटिंग नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, नई नई टेक्निक्स आ गई है मार्केट में। तो न्यू टेक्निक्स एंड स्टाइल्स, एंड मुराल पेंटिंग इज स्टिल अ वाइब्रेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक आर्ट। क्योंकि आजकल तो लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स खरीद के लाते हैं, दीवार पे लगा देते हैं, वॉल पेंटिंग्स। जो बड़े 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 आर्टिस्टों की पेंटिंग्स खरीद के लाते हैं, जिनको शौक होता है, एंड वो बढ़िया अपने वॉल में लगाते हैं। तो इट इज अ वाइब्रेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक आर्ट। तो हमने मुराल पेंटिंग का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर लिया, कि हमने देखा कि कैसे मुराल पेंटिंग इवॉल्व करा, कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो लोग थे वो भी मुराल पेंटिंग करते थे, फिर सिविलाइजेशंस के लोगों ने किया, फिर मेडिवल एंड रिनाइसेंस पीरियड में ये नेक्स्ट लेवल पे गया। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमने देखा कि कैसे मुराल पेंटिंग इवॉल्व होता गया, और अभी जिस सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं वहां पे तो मुराल पेंटिंग एकदम नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। तो दैट वाज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुराल पेंटिंग्स। तो ये वाला भी हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया इन मुराल पेंटिंग। अब हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स एंड मटेरियल्स। तो बेसिकली इस सेक्शन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत पॉपुलर है। तो जब भी मैं मुराल पेंटिंग्स की बात करता हूँ तो कुछ बहुत पॉपुलर टेक्निक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली, जो सबसे पॉपुलर टेक्निक है वो तो फ्रेस्को है। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे भी हम एक बार देख लेंगे इसको, काफी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेस्को। तो बेसिकली फ्रेस्को में हमने देखा था ना, पेंटिंग हम लोग वेट प्लास्टर में करते हैं, पेंटिंग ऑन द वेट प्लास्टर। तो फ्रेस्को की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। तो फ्रेस्को एक टेक्निक है, इट्स अ टेक्निक ऑफ मुराल पेंटिंग, जिसमें कि हम लोग वी अप्लाई पिगमेंट्स ऑन वेट प्लास्टर्स। अप्लाइंग पिगमेंट्स, पिगमेंट्स मतलब कलर्स, ऑन वेट प्लास्टर्स, अप्लाइंग पिगमेंट्स ऑन वेट प्लास्टर्स। इससे फायदा क्या मिलता है? इट अलाउस द पेंट टू बाइंड विद द वॉल एज पेंट ड्राइज। तो आइडिया इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई आपने पेंटिंग कर दी, वेट प्लास्टर पे पिगमेंट्स लगा दिए, अब जैसे जैसे वो सूखेगा प्लास्टर, तो ये जो पिगमेंट है ये बहुत अच्छे से टाइटली बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो अपने को फ्रेस्को से क्या फायदा मिलता है? ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मीन्स लॉन्ग लास्टिंग।
एंड लॉन्गेविटी। एंड इसका सबसे बड़ा एविडेंस तो यही है कि जो वेल प्रिजर्व एंशियंट रोमन विलास, वहां पे आपको बहुत सारे फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही पुरानी है। 500 साल पुरानी पेंटिंग्स भी अभी तक वो सही सलामत मौजूद है। या जो वहाँ के जो पुराने चर्च अगर है, यूरोप में जो भी चर्च है, जिसको हम कहते हैं रिनाइजेंस चर्च, जो रिनाइजेंस पीरियड में जो चर्च बनाए गए थे, वहां पे जो मुराल पेंटिंग्स हैं वो फ्रेस्को टेक्निक से बनाई गई है। एंड आज भी अपने को वो पेंटिंग्स देखने को मिलती है सही सलामत। तो इट शोज दैट इट्स एन एविडेंस दैट फ्रेस्को इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। एंड इसी तरीके से एक और बहुत थोड़ी पॉपुलर टेक्निक है, दैट इज सेको। तो सेको के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये सेको क्या होता है। तो सेको में बेसिकली हम लोग वी पेंट ऑन द ड्राई प्लास्टर। फ्रेस्को में वेट प्लास्टर में पेंटिंग करते थे, यहाँ पे वी पेंट ऑन ड्राई प्लास्टर, दैट इज सेको, पेंटिंग ऑन ड्राई प्लास्टर्स। एंड डेफिनेटली जब हम ड्राई प्लास्टर में पेंट करेंगे तो भाई कुछ अपने को ज्यादा इसमें फायदा दिख तो रहा नहीं है बाइंडिंग का। तो हम लोग सेको में क्या करते हैं, वी यूज बाइंडिंग मटेरियल्स। सो बाइंडिंग मीडियम इज यूज। एंड व्हाट इज दैट बाइंडिंग मीडियम? इट कैन बी एग टेम्परा, ये कुछ बाइंडिंग मटेरियल्स हैं, या एक्रेलिक। अब ये जो एक्रेलिक्स है ये तो अभी मॉडर्न पेंट्स में भी काफी यूज होता है। तो हम लोग बेसिकली करते क्या है कि वी पेंट ऑन द ड्राई प्लास्टर बट वी ऑल्सो यूज अ बाइंडिंग मीडियम लाइक एक् टेम्परा और एक्रेलिक्स, सो दैट वो अच्छे से पेंट अच्छे से बाइंड हो जाए ड्राई प्लास्टर के ऊपर। तो दैट इज सेको। अब सेको का क्या एडवांटेज है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेको ओवर फ्रेस्को? तो सेको ऑफर great flexibility. So Seco offer great flexibility and it allow for more detailed, मतलब हम बहुत बारीकी से पेंटिंग कर सकते हैं क्योंकि ड्राई प्लास्टर है ना, तो इट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड इट अलाउ फॉर मोर डिटेल्ड वर्क। इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स यूज करी जाती है इन मुराल पेंटिंग्स, उसको भी हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एनकॉस्टिक। अब ये एनकॉस्टिक का मतलब क्या होता है? यूजिंग हॉट वैक्स एज बाइंडर। इसके अलावा मोजाइक का भी हम लोग यूज करते हैं इन मुराल पेंटिंग। लाइक मोजाइक इज अ टेक्निक, एनकॉस्टिक इज अ टेक्निक। अब मोजाइक टेक्निक में क्या होता है? क्रिएटिंग इमेजेस यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लास और स्टोन। क्रिएटिंग इमेजेस स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास और स्टोन। एंड ये मोजाइक वाली टेक्निक तो आपको रिनाइजेंस पीरियड में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने भी रिनाइजेंस वाले चर्च हैं वहां पे आप देखोगे उनके सीलिंग में जो ग्लास आपको देखने को मिलेगा, ग्लास के ऊपर पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी, और वो मोजाइक टेक्निक से करी गई पेंटिंग है। सो इट इज अ मुराल पेंटिंग ओनली। कि सीलिंग पे जो भी पेंटिंग होती है या वॉल पे जो भी पेंटिंग होती है उसको मुराल पेंटिंग कहते हैं। तो मुराल पेंटिंग को करने का एक और शानदार तरीका है मोजाइक टेक्निक का यूज करके, जहाँ पे कि हम लोग कलर्ड ग्लासेस को कंबाइन कर करके एक पेंटिंग बनाते हैं एंड उसको फिट कर देते हैं, या कलर्ड स्टोन को यूज कर करके छोटे छोटे पीसेस को यूज कर करके हम पेंटिंग्स बना सकते हैं। दैट इज द मोजाइक टेक्निक ऑफ मुराल पेंटिंग। एंड एक और लास्ट टेक्निक हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ग्राफिटो टेक्निक। अब इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या है, वी स्क्रैच थ्रू लेयर्स ऑफ प्लास्टर्स, वी स्क्रैच थ्रू लेयर्स ऑफ प्लास्टर्स टू रिवील डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग टेक्निक है ग्राफिटो। बेसिकली आइडिया ऐसा है ना कि जो प्लास्टर है, अलग अलग काफी सारे लेयर्स के प्लास्टर्स हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कलर। अब अगर मुझे ऑरेंज कलर चाहिए तो मैं उस हिसाब से स्क्रैच करूंगा, मैं 3 लेयर तक स्क्रैच करूंगा ताकि मुझे ऑरेंज कलर मिले। मुझे ब्लू कलर चाहिए तो मैं 2 लेयर तक स्क्रैच करूंगा, लाइक दैट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टेक्निक है। तो इसमें हम स्क्रैच कर करके उस लेयर तक पहुंचते हैं एंड वो कलर अपने अचीव करते हैं। दैट इज ग्राफिटो एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक ऑफ पेंटिंग, मुराल पेंटिंग। तो हमने टेक्निक्स डिस्कस करी मुराल पेंटिंग्स की। तो हमने फ्रेस्को देखा, पेंटिंग ऑन वेट प्लास्टर, सेको पेंटिंग ऑन ड्राई प्लास्टर, एनकॉस्टिक यूजिंग हॉट वैक्स एज अ बाइंडर। एंड सेको में आपने देखा कि सिंस हम ड्राई प्लास्टर में पेंट करते हैं तो हम लोग बाइंडिंग मीडियम का यूज करते हैं।
एनकॉस्टिक में हम लोग हॉट वैक्स को एज अ बाइंडर यूज करते हैं। मोजाइक में हम लोग क्या करते हैं, कलरफुल स्मॉल स्मॉल ग्लास या स्टोन पीसेस को मिला के मुराल पेंटिंग बनाते हैं। तो ग्राफिटो में हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैचिंग टेक्निक का यूज करते हैं। सो दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स यूजिंग विच वी कैन ड्रॉ मुराल पेंटिंग्स। अब हम मटेरियल्स की बात करेंगे, लाइक व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मुराल पेंटिंग्स। तो डेफिनेटली मटेरियल्स भी टाइम के साथ इवॉल्व हुए, क्योंकि जो प्री हिस्टोरिक ओरिजिन में जो मुराल पेंटिंग्स अपने को देखने को मिलती है, वहां पे तो ट्रेडिशनल मटेरियल्स यूज हुए हैं, ट्रेडिशनल पिगमेंट्स। अगर मैं ट्रेडिशनल पिगमेंट्स की बात करूं, तो ट्रेडिशनल पिगमेंट्स का मतलब होता है नेचुरल मिनरल्स। तो जो प्री हिस्टोरिक ओरिजिन के जो लोग थे, उस पीरियड के जो लोग थे, उन्होंने भी मुराल पेंटिंग करी, तो उन लोगों ने नेचुरल मिनरल्स का यूज किया। क्योंकि एक हमारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए ना, उनके पास कलर तो था नहीं, तो नेचुरल मिनरल्स का उन्होंने यूज कर करके पेंटिंग करी। अब ये नेचुरल मिनरल्स एग्जैक्टली है क्या, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स: ओचर, लैपिस lazuli, malachite. So these are like some natural minerals which acts like a traditional pigment which were used by prehistoric period people and medieval people to do the mural painting. So these are like some traditional materials used for mural painting. अब जो मॉडर्न मुराल्स जो बन रहे हैं, वो लोग सिंथेटिक पिगमेंट्स का यूज करते हैं। सिंथेटिक मतलब फैब्रिकेटेड केमिकल्स का यूज करके बनाया गया। तो वो लोग सिंथेटिक पिगमेंट्स एंड पेंट्स, आजकल तो इतने सारे पेंट्स आ गए, इतने सारे कंपनीज के आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, एंड इससे अपने को क्या फायदा मिल रहा है, ये जो सिंथेटिक पिगमेंट है, दे ऑफर अ वाइडर रेंज ऑफ कलर, ऑफर अ वाइडर रेंज ऑफ कलर्स। क्योंकि आप देखो ना, आज आज के टाइम पे जो हम सिंथेटिक पेंट्स यूज करते हैं, हर पॉसिबल कलर इज पॉसिबल। क्योंकि भाई ट्रेडिशनल या जो आपका मटेरियल है, लाइक ये जो नेचुरल मिनरल है, दे हैव लिमिटेशन। बट सिंथेटिक पिगमेंट्स एंड पेंट्स का यूज करके आप जो आप सोच सकते हो वो आप बना सकते हो। एंड दे ऑल्सो ऑफर ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी। ये जो भी सिंथेटिक पेंट्स होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। तो हम देख रहे हैं ना इवोल्यूशन इन द मटेरियल फ्रॉम ट्रेडिशनल पिगमेंट्स टू सिंथेटिक पिगमेंट्स, एंड हेंस मुराल पेंटिंग्स आर आल्सो गेटिंग इवॉल्व। तो हमने ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया, लाइक टेक्निक्स एंड मटेरियल्स यूज्ड इन मुराल पेंटिंग्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, थीम्स एंड फंक्शंस। एंड ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना कि जब भी मुराल पेंटिंग की हम बात करते हैं, तो इट एक्सप्रेसेस समथिंग, इट इज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, इट इज ए नैरेटिव, it is trying to tell a story, it is trying to express something, it is trying to communicate, and what is that, what is the theme of that। एंड यहाँ से अपने को बहुत ज्यादा आइडिया पता चल जाएगा कि अगर मैं इजिप्टियन मुराल पेंटिंग्स देख रहा हूँ, तो वहां से देख के मुझे अगर थीम पता चल जाए, तो मुझे माइंडसेट पता चल जाएगा कि वहाँ के जो सिविलाइजेशन के लोग थे, वो क्या सोचते थे, वो क्या कल्चर फॉलो करते थे, वो क्या डेली लाइफ प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, वो सारी बातें अपने को पता चल जाएगी। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग थीम्स एंड फंक्शंस इन मुराल पेंटिंग्स। तो जो सबसे प्रिवेलेंट थीम अपने को देखने को मिलती है, वो है रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल। रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हर एक सिविलाइजेशन के लोग अपने अपने गॉड को मानते थे, एंड वो रिलीजन को भी फॉलो करते थे, कुछ प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते थे इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल थीम अपने को देखने को मिलती है। काफी सारी जो मुराल पेंटिंग्स अपने देखते हैं, उसमें हम रिलीजन के बारे में देखते हैं, लाइक रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल थीम पे वो आधारित होती है मुराल पेंटिंग। तो यहाँ पे अपने को रिलीजियस नैरेटिव्स देखने को मिलता है, इसके साथ साथ माइथोलॉजिकल स्टोरीज देखने को मिलता है मुराल पेंटिंग्स में, एंड सीन्स फ्रॉम सेक्रेड टेक्स्ट, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, वहां के भी दृश्य, लाइक उस ग्रंथ में जो लिखा है उसका विजुअलाइजेशन अपने को देखने को मिलता है। अब ये सारी चीजें क्या कहना चाह, मतलब इससे अपने को क्या पता चलता है। सो दीज बेसिकली सर्व, ये जो रिलीजियस नैरेटिव्स हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, या जो पवित्र ग्रंथों के जो सीन्स हैं, दीज सर्व एज विजुअल एड्स। दीज सर्व्ड एज विजुअल एड्स फॉर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है
कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो क्यों ऐसा करते थे, क्यों वो रिलीजियस नैरेटिव्स, माइथोलॉजिकल स्टोरीज को मोरल पेंटिंग के फॉर्म में बनाते थे। भाई ऐसा करने की उनको जरूरत क्यों पड़ी? वो इसीलिए ताकि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को लोगों तक कम्युनिकेट कर सकें एंड डिवोशन। क्योंकि होता ऐसा था ना कि भाई देखो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को पता थी। अब वहां पे भी स्कॉलर्स हुआ करते थे। भाई जो भी सिविलाइजेशन है वहां पे भी स्कॉलर्स हुआ करते थे, मॉन्क्स हुआ करते थे। अब वो मॉन्क क्या करते थे, आर्टिस्टों के पास जाते थे एंड कहते थे कि दिस इज द इंस्ट्रक्शन, एंड वो आर्टिस्ट उस इंस्ट्रक्शन को बनाता था एंड उसको फिर वो वहां पे कहीं पे भी बना देते थे। एंड जो भी लोग हैं, अब लोग वहां जा जाके उस उन इंस्ट्रक्शंस को ग्रहण करते थे एंड उसको अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करते थे। इट वाज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन wherein a scholar was communicating his ideas, his religious beliefs, set of practices through these visual aids। तो ये थीम है इसका। तो यहाँ से अपने को मुराल पेंटिंग का सिग्निफिकेंस पता चल रहा है कि कैसे स्कॉलर्स मुराल पेंटिंग्स का यूज कर करके रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को स्प्रेड करते थे, कम्युनिकेट करते थे, एक्सप्रेस करते थे। अगला जो इंपॉर्टेंट थीम है दैट इज सोशल एंड पॉलिटिकल। सोशल एंड पॉलिटिकल, तो बेसिकली सोशल एंड पॉलिटिकल थीम में जो मुराल पेंटिंग में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है, इनइक्वालिटी के बारे में। like those paintings, there were some paintings which depicted inequality in the society, injustice in the society, and some historical events which occurred, historical events। and इससे फायदा क्या मिलता था? so mural paintings served as powerful tool, the powerful tools for social and political commentary। अगर कोई भी सोशल इशू को एक्सप्रेस करना होता था या कोई भी पॉलिटिकल इवेंट या कोई भी इशू को एक्सप्रेस करना होता था, तो मुराल पेंटिंग्स का यूज करा जाता था। तो सिग्निफिकेंस भी अपने को साथ साथ पता चल रहा है। अगला जो इम्पोर्टेंट थीम है मुराल पेंटिंग का, वो है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल, जिसमें कि हम लोग मतलब वो क्या डिपिक्ट करते थे, सीन्स फ्रॉम हिस्ट्री। क्योंकि भाई जो सिविलाइजेशंस थी, अब वहां के जो पूर्वज थे वो अपने एक्सपीरियंसेस आगे की जनरेशन को शेयर करते थे, फिर वो एक्सपीरियंसेस आगे शेयर होता था, तो ऐसे हिस्टोरिकल नॉलेज कम्युनिकेट होता था। तो फिर वो लोग क्या करते थे, जो भी उनके उनको हिस्टोरिकल नॉलेज उनको पता थी, उसको वो इम्प्रिंट करते थे इन द फॉर्म ऑफ मुराल पेंटिंग्स। सो सीन्स फ्रॉम हिस्ट्री को रिक्रिएट करते थे इन द फॉर्म ऑफ मुराल पेंटिंग्स। फॉल्कलोर, फॉल्कलोर का मतलब होता है ट्रेडिशनल बिलीफ्स को डॉक्यूमेंट करना, या जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, या जो भी ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं, है ना। फॉल्कलोर का मतलब ट्रेडिशनल स्टोरीज, उसको वो लोग मुराल पेंटिंग के फॉर्म में इम्प्रिंट करते थे, बनाते थे। एंड एवरीडे लाइफ, क्योंकि व्हाट इज कल्चर? कल्चर बेसिकली वो जो भी एक्टिविटीज या प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं वही तो कल्चर है। तो जो भी एवरीडे उनका लाइफ है, वहां से अपने को कल्चर पता चलेगा। तो इससे अपने को क्या सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है मुराल पेंटिंग्स का, कि मुराल पेंटिंग्स प्लेड अ रोल इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की जनरेशन ने लेट अस सपोज इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस को मुराल पेंटिंग में बना दिया एंड उसको कहीं पे किसी दीवार पे बना दिया। अब आगे की जो जनरेशन होगी वो उस पेंटिंग को यूज करेगी, उसको देखेगी एंड वो जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो इन दिस वे the cultural heritage is preserved using mural painting, so important it is। and it also providing insights from the past। एक तरीके से हिस्ट्री की जानकारी भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, लाइक प्रोवाइडिंग इनसाइट्स फ्रॉम द पास्ट। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस। तो हमने बेसिकली थीम डिस्कस किया, उसका सिग्निफिकेंस भी डिस्कस किया कि जो मुराल पेंटिंग में जो भी कल्चरल एंड हिस्टोरिकल थीम से रिलेटेड कुछ भी बनाया गया उसका क्या सिग्निफिकेंस है। सोशल एंड पॉलिटिकल से रिलेटेड कुछ भी अगर डिपिक्ट किया है उसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है। रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज, रिलीजियस नैरेटिव्स बनाया गया मुराल पेंटिंग में, उसका क्या सिग्निफिकेंस। एंड एक और इसमें थीम है, लास्ट थीम, दैट इज एस्थेटिक एनहेंसमेंट। सो एस्थेटिक एनहेंसमेंट का मतलब होता है सौंदर्यकरण, ब्यूटिफिकेशन। एंड डेफिनेटली जब हम अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं
तो जो भी स्पेस है या जो भी वो एरिया है उसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं, ब्यूटीफाई कर देते हैं। एस्थेटिक एनहांसमेंट, एस्थेटिक एनहांसमेंट में क्या क्या हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एस्थेटिक अपील ऑफ पब्लिक स्पेसेस, जो भी पब्लिक स्पेसेस है अगर हम वहाँ पे मुराल पेंटिंग्स कर लेते हैं तो थोड़ा विजुअली वो अच्छा हो जाएगा, अपीलिंग हो जाएगा। एडिंग वाइब्रेंसी एंड कलर एंड विजुअल इंटरेस्ट टू बिल्डिंग्स एंड अर्बन एनवायरमेंट्स। तो बेसिकली मुराल पेंटिंग से एस्थेटिक एनहांसमेंट होता है। उससे क्या फायदा मिलेगा? जो पब्लिक स्पेसेस हैं उसकी एस्थेटिक अपील बढ़ेगी, विजुअल अपील बढ़ेगी, प्लस जो भी बिल्डिंग्स हैं या अर्बन एनवायरनमेंट है उसका ब्यूटिफिकेशन होगा। इट विल बिकम मोर वाइब्रेंट, मोर कलरफुल, विजुअली इंटरेस्टिंग। तो ये वाला भी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, जहाँ पे कि हमने थीम्स, फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस सबको साथ में कवर कर लिया। तो हमने थीम्स एंड फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस दोनों को कवर कर लिया, सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट। अब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, लाइक सम, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट हम कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुराल पेंटिंग तो हर जगह पाई जाती है। पॉपुलर एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अजंता केव्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अजंता केव्स में जो वॉल पेंटिंग्स हैं या केव के अंदर जो पेंटिंग्स है वो सब मुराल पेंटिंग्स ही तो है। अजंता केव्स हमको इंडिया में मिलता है। तो ये अजंता केव्स एग्जैक्टली महाराष्ट्र में है। अजंता केव्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ। तो महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन, द स्टेट। एंड इसका जो ओरिजिन है दैट इज सेकेंड सेंचुरी BCE, बिफोर कॉमन एरा। लाइक जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से 200 साल पहले की बात। वहां की जो मुराल पेंटिंग्स हैं, उन लोगों ने, उस पीरियड के लोगों ने जो मुराल पेंटिंग्स बनाई थी वो आप देख पाओगे अजंता केव्स में, वो मौजूद है। एंड अजंता केव्स में जो पेंटिंग है इट इज डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम बुद्धिस्ट नरेटिव्स एंड पोर्टली लाइफ्स। तो उसमें जो पेंटिंग्स में हमको नॉर्मली जो बुद्धिस्ट नरेटिव्स हैं वो देखने को मिलेगा, प्लस उस जमाने में जो लोगों की दिनचर्या हुआ करती थी, पोर्टली लाइफ, वो अपने को देखने को मिलेगा अजंता केव्स। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज सिस्टिन चैपल, दैट इज इन द वेटिकन सिटी। अब इसमें जो वेटिकन सिटी में जो सिस्टिन चैपल है, इसमें जो वेरी पॉपुलर जो मुराल पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी दैट इज द माइकल एंजेलोस फ्रेस्को ऑन द सीलिंग ऑफ सिस्टिन चैपल। तो ये बहुत ही पॉपुलर एक मुराल पेंटिंग है, माइकल एंजेलोस फ्रेस्कोस ऑन दी। एंड फ्रेस्को पता चल गया आपको, वेट प्लास्टर पे जो पेंटिंग बनाई गई है माइकल एंजेलो की, ऑन द सीलिंग ऑफ सिस्टीन चैपल। एंड ये जो फ्रेस्को है माइकल एंजेलोस फ्रेस्को, इट इज डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम अ बुक, दैट इज द बुक ऑफ जेनेसिस, डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस। तो जब भी हम मुराल पेंटिंग की बात करेंगे तो अजंता केव्स भारत का कंटेक्स्ट है। अगर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में आपको बात करनी है तो सिस्टीन चैपल की आप बात करोगे, जो कि वेटिकन सिटी में मौजूद है। उसके जो सीलिंग में माइकल एंजेलो उसका जो फ्रेस्को है इट इज वेरी पॉपुलर, एंड वो इट इज डिपिक्टिंग द सीन्स फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस। अगला एग्जांपल देखते हैं, मुराल्स ऑफ डिएगो राइवेरा। ये मेक्सिको सिटी में आपको देखने को मिलेगा, मेक्सिको सिटी, जो कि murals of Diego Rivera, and this is depicting scenes of Mexican history and social struggles. तो ये जो murals हैं it is depicting scenes from Mexican history and social struggles. So this is the murals of Diego Rivera in Mexico City. तो हमने 3 एग्जाम्पल देखे, अजंता केव्स इन इंडिया, सिस्टीन चैपल इन वेटिकन सिटी, एंड मुराल्स ऑफ डाइगो राइवेरा इन मेक्सिको सिटी। तो हमने एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन, एंड ये कंक्लूजन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन में हम मुराल पेंटिंग के बारे में जितना भी हमने पढ़ा है, कुछ अच्छी अच्छी बातें फिर से हम डिस्कस कर लेंगे इन वेरी शॉर्ट। तो मुराल पेंटिंग के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, कैप्टिवेटिंग आर्ट फॉर्म। यहाँ पे कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है प्लीजिंग, लाइक मोहक, कैप्टिवेटिंग art form. So mural painting is a captivating art form, pleasing art form that has
एडॉन्ड, एडॉन्ड का मतलब होता है ब्यूटीफाई, एडॉन्ड वॉल्स एंड सीलिंग्स फॉर मिलेनिया, मतलब हजारों साल, मिलेनिया मतलब हजारों साल। एक्चुअली मैंने कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स यहाँ पे यूज किए, क्योंकि भाई अगर आप इंग्लिश में पेपर लिख रहे हो ना, तो कंक्लूजन में कुछ आपको बहुत पावरफुल वर्ड्स लिखने हैं। तो मुराल पेंटिंग इज अ कैप्टिवेटिंग आर्ट फॉर्म दैट हैज एडॉर्न वॉल्स एंड सीलिंग्स फॉर मिलीनिया। एक प्लीजिंग आर्ट फॉर्म है जिसने की दीवारों को और सीलिंग को ब्यूटीफाई किया है हजारों साल तक, या हजारों साल से ये करता आ रहा है। सो मुराल पेंटिंग इज सर्विंग एज अ पावरफुल मीडियम फॉर स्टोरी टेलिंग, क्योंकि हम देख रहे हैं ना मुराल पेंटिंग में जो नरेटिव्स होते हैं, दैट इज लाइक स्टोरी टेलिंग। सो मुराल पेंटिंग इज अ, it served as a powerful medium for storytelling, for religious expression. It served as a powerful medium for religious expression. Mural painting served as a powerful medium for social commentary, like social and political commentary, and also aesthetic enhancement. So mural painting served as a powerful medium for aesthetic enhancement. एंड फाइनल एक मैं कुछ पावरफुल स्टेटमेंट से कंक्लूड करूंगा। इट्स एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग, इट्स एंड्यूरिंग प्रेजेंस इन डाइवर्स कल्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि मुराल पेंटिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सिविलाइजेशन के लोग बनाते थे, हर कोई बनाता था। तो डाइवर्स कल्चर, so its presence, its enduring presence means long lasting presence in diverse cultures and civilizations. Its enduring presence in diverse cultures and civilizations testifies to its ability to capture the human imagination, inspire contemplation, and transform public spaces. तो मैंने कुछ बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो मुराल पेंटिंग की अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, तो इट्स एंड्यूरिंग प्रेजेंस इन डाइवर्स कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस टेस्टिफाइज टू इट्स एबिलिटी टू कैप्चर द ह्यूमन इमेजिनेशन। तो मुराल पेंटिंग हैज द एबिलिटी टू कैप्चर द ह्यूमन इमेजिनेशन, क्योंकि भाई जो भी पेंटिंग बना रहा है वो अपनी इमेजिनेशन को ही तो वहां पे डिपिक्ट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। It has, the mural painting has the ability to inspire contemplation, and it has the ability to transform public spaces. तो साथियों, फाइनली हमने एक काफी डिटेल्ड लेक्चर ऑन मुराल पेंटिंग कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी रिलेटेड टू मुराल पेंटिंग्स, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। एंड डेफिनेटली ये आपकी मदद करेगा इन आंसर राइटिंग, इन राइटिंग आंसर्स रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, एंड डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। सो अगर आपको पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। आप अपने जो भी आप मेरे से डिस्कस अगर कुछ करना चाहते हैं या फीडबैक अगर देना चाहते हैं, तो डू कमेंट मी, आप कमेंट करके मुझे बताइए, सो दैट उस पर मैं इम्प्रोवाइज करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।